तो हम लोग जो बात करने वाले हैं जॉन रॉल्स पर। जॉन रॉल्स ने किताब लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, और किताबें आपसे खूब पूछी जाती हैं, क्योंकि कंपटीशंस में जो पेपर बना रहे हैं उन्हें भी बहुत मेहनत करने का स्वभाव नहीं होता, इसलिए बहुत सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। कंपटीशन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं, बहुत ही सामान्य सवाल होते हैं। एक बार ठीक से पढ़ लेंगे विषय को तो फिर विषय में कुछ जानने लायक शेष नहीं रहता। जॉन रॉल्स ने जो अध्ययन पद्धति इस्तेमाल की वो समझौतावादियों और कांट की मिलीजुली पद्धति है। कांट का कहना है कि ज्ञान अनुभव निरपेक्ष श्रेणियों में, ठीक है, ये प्राप्त किया जा सकता है। जो बोधगम्य जगत है, जो बोध का जगत है, उस जगत में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी जगत में असली ज्ञान की प्राप्ति यह संभव है, क्योंकि अनुभव सापेक्ष जगत, जो ये जगत, इसमें तो आपका प्रत्येक निर्णय देश काल और कारणता इससे प्रभावित रहेगा। इसलिए निर्णय में इम्प्योरिटी, निर्णय में अशुद्धता ये रहेगी रहेगी। इसलिए कांट क्या चाहता है कि अनुभव निरपेक्ष, यह बोध का जो जगत है, सारे निर्णय वही लिए जाएं। तो जॉन रॉल्स ने इस अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ इसी अध्ययन पद्धति से उन्होंने सारे निष्कर्ष निकाले हो यह बात नहीं है। उन्होंने इसके अलावा सामाजिक समझौतावादियों की पद्धति यह भी इस्तेमाल की है। और जो हम लोग सामाजिक समझौतावादियों की ओर देखते हैं, तो चाहे ग्रोशियस हो, चाहे हॉब्स हो, चाहे लॉक हो, चाहे रूसो हो, चाहे प्यूफेंडार्फ हो, और चाहे स्पिनोजा हो, कोई हो, चाहे वोल्फ हो, ये सारे के सारे एक प्रारंभिक स्थिति की कल्पना करते हैं, जिसे ये लोग प्राकृतिक अवस्था ये कहते हैं। कि मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो प्राकृतिक अवस्था में था, वो किसी से किसी का कोई संबंध ये था ही नहीं, ठीक है, और कोई किसी के प्रति कोई अधिकार दायित्व शक्ति इसकी कोई कल्पना ये थी नहीं। कोई किसी के प्रति न तो कर्तव्यबद्ध था, न कोई किसी के पर कोई अधिकार ये रखता था। मनुष्य ने इस स्थिति से निजात ये पानी चाहिए। निजात पानी क्यों चाहिए? कुछ लोग स्वीकारते कि उसके अंदर समाजीकरण की प्रवृत्ति है, वो मिलजुल कर रहना चाहता है, इसलिए उसने इस स्थिति से निजात पानी चाहिए। कुछ ऐसा मानते हैं कि प्रकृति क्योंकि शांति से स्थापित हो सकती थी और इस दशा में सब कुछ अशांत था, कोई किसी का जीवन ले सकता था। निर्बल भी सबसे बलवान का जीवन उस समय ले सकता था जब बलवान मानवीय वृत्तियों और प्रवृत्तियों के अधीन होकर सोएगा। आखिर सोएगा तो है, नींद तो आएगी। उस समय उस दशा में क्योंकि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होगा, तो सबसे कमजोर भी बलवान का जीवन ले लेगा, और बलवान तो किसी भी समय कमजोर का ले लेगा। इसलिए शांति की स्थापना ये की जाए, ये मनुष्य के मन में आया, और फिर वो प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने को सहमत हुआ। ठीक है। दूसरे प्रकार के विचारक हैं, वो कहता नहीं, मनुष्य बड़ा प्रसन्न और खुश ये था, लेकिन ये प्रसन्नता और खुशी कंटिन्यू रहे, इसके लिए जरूरी था कि कुछ सिद्धांतों का पालन होता रहे। दावा तो सब करते थे कि उन सिद्धांतों का पालन वे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका निर्णय करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं थी।
और अगर किसी ने वायलेशन कर दिया उन सिद्धांतों का जो सभी की प्रसन्नता को कायम रखने के लिए पालित किए जाने जरूरी थे, तो उसका दंड कौन निर्धारित करे? इस मैकेनिज्म की कमी थी, जिस वजह से मनुष्य ने राज्य की स्थापना का निर्णय लिया। लेकिन उसने राज्य को जो ताकतें स्थानांतरित की वे बड़ी सीमित थी। लॉक इसी चिंतन का अनुयायी है और सीमित, ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप की संकल्पना करता है। कहता राज्य की स्थापना के समय मनुष्य ने संपत्ति संबंधी, जीवन के संबंध में और स्वतंत्रता, इसके संबंध में जो उसके मूलभूत अधिकार थे वे राज्य को स्थानांतरित नहीं किए। और लॉक के आधार पर चूंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसलिए हमारे यहां जो अनुच्छेद 21 है वो दो प्रकार की स्वतंत्रताओं के संरक्षण की बात करता है, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता। और इनको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना न लिए जाने की घोषणा ये करता है, जबकि अमेरिका में इसके साथ संपत्ति की स्वतंत्रता ये भी शामिल की गई। तो रॉल्स ने यह तरीका भी इस्तेमाल किया है। और सामाजिक समझौतावादियों ने जिसे प्राकृतिक दशा कहा है, उसे इन्होंने ओरिजिनल स्टेट, आरंभिक स्थिति ये कहा है। इन्होंने एक आरंभिक स्थिति की कल्पना की है। और आरंभिक स्थिति में मनुष्य किस दशाओं में थे, उस दशा की कल्पना कांट की विचार पद्धति उससे की है। और इन्होंने ये माना है कि जब प्रारंभिक स्थिति थी, आरंभिक स्थिति, ओरिजिनल स्टेट थी, लोग थे दुनिया में और उनमें सामाजिक और आर्थिक विषमताएं ये भी थी, रहेंगी। ठीक है, जब प्रारंभिक स्थिति में होंगे तो भी सामाजिक और आर्थिक विषमताएं ये तो होंगी ही होंगी। किसी ने जीवन जीने लायक साधन ज्यादा इकट्ठे किए होंगे, और जीवन जीने लायक साधन, ये जो उपयोगी साधन है जीवन के लिए, उन्हीं को संपत्ति कहते हैं। संपत्ति और कूड़ा, इसके भी डिफरेंस क्या होता है? जो उपयोगी है वो संपत्ति है, और जो अनुपयोगी है वो कूड़ा है। और जो उपयोगी होता है क्योंकि वो मूल्यवान हो जाता है, इसलिए संपत्ति सदैव दो लक्षणों को प्रकट करती है कि वह उपयोगी होती है और उसका कोई मूल्य होता है। कूड़ा ये दो लक्षण प्रकट नहीं करता। कूड़ा भी संपत्ति बन जाएगा जब कूड़े से बिजली या कुछ और ये बनने लगेगा। इसलिए संपत्ति यानी जीवन जीने लायक साधन, ये प्रारंभिक दशा में जिसके पास ज्यादा रहे होंगे वो आर्थिक तौर पर संपन्न माना गया होगा, और उसकी सामाजिक हैसियत आज के समाज की तरह ज्यादा अच्छी रही होगी। ठीक है, लेकिन उसकी उस हैसियत को बनाए रखने में, जैसे आज बहुत सारे लोगों का रोल होता है, ऐसे उस समय भी रहा होगा। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वो इंडस्ट्री को स्वयं रन ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए जितने कामों को किया जाना है वे सारे काम श्रमसाध्य हैं और एक समय में किए जाने हैं। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक क्रमानुसार उन्हें कर लो। सारी मशीनें एक साथ चलेंगी। जो बिजली की लाइन है उसका मेंटेनेंस उसी समय चाहिए, तब जाकर प्रोडक्शन यह होगा। इसलिए श्रम और पूंजी दोनों मूल्यवान हैं। तो ऐसी दशाएं हैं, पूर्व में भी रही होंगी।
यानी सामाजिक और आर्थिक विषमता ये पहले भी नहीं होगी और आज भी है, और इसके बिना समाज चलेगा भी नहीं। रॉल्स ने इस दशा को अनुभव किया है और हमारी मूर्खता यही है कि हम इस दशा को अनुभव नहीं करते। ठीक है, और रॉल्स ने ही अनुभव किया ऐसी बात भी नहीं। हमारे अभी का कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि साहब पढ़ाना पूजा है और सफाई करना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है, बस ये कहा। आपका जो भी कर्म है वो यदि आप कर रहे हो तो पूजा ये कर रहे हो, और पूजा करने वाले का सम्मान ये प्रत्येक समाज में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा होता भी है और करना भी चाहिए। तो कर्म के आधार पर कोई अपमानित न हो, यह व्यवस्था तो हमारे यहां भी निर्मित हुई है। लेकिन हम रॉल्स को ही क्यों पढ़ रहे हैं? रॉल्स को पढ़ने का कारण सिर्फ इतना है कि हम लोग कानून और व्यवस्था इसके बारे में पढ़ते हैं, और हमारी कानून और व्यवस्था जो स्थापित हुई है आज की तिथि पर, वह इंग्लैंड की व्यवस्था या पश्चिम की व्यवस्था उसके आधार पर स्थापित हुई। तो पश्चिम की जो कानून और व्यवस्था है वो जिन विचारकों के चिंतन पर आधारित है, उन विचारकों का अध्ययन हम अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में करते हैं। इसलिए हम कॉल्ट को, हॉल को और नॉर्थरॉप को और आपका ठीक है रॉल्स को, कोहलर को, इन सबको पढ़ते हैं। अन्यथा इनके यहां जो कहा वो हमारे यहां हजारों वर्षों पहले कह दिया। आप सोचें, जब ईसा पैदा नहीं हुए दुनिया में, उस समय चाणक्य, उससे लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले सिकंदर का आक्रमण कब हो रहा है? ठीक है, 323 ईसा भी पूर्व है या 327 ईसा पूर्व है, यानी लगभग 350 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हो रहा है देश पे। ठीक है, ईसा के पैदा होने के, यानी लगभग वो मूसा का काल रहा होगा। मूसा जब हमारे यहां एक सुसमृद्ध ठीक है राज्य कायम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई उन्नति नहीं की, हमने कोई प्रगति नहीं की, हमने कोई चिंतन ये नहीं किया, रालसा ही बहुत काबिल है या कांटा ही बहुत काबिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम उस व्यवस्था का अनुभव कर, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं जो व्यवस्था उनके चिंतन पर स्थापित हुई है। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम इस व्यवस्था को सिर्फ इसलिए नकार दें कि यह उनके चिंतन पर आधारित है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो यही तो रेसिज्म है, यही तो नस्लवाद है कि हम किसी भी बात को उसकी अच्छाई और बुराई इसके आधार पर पसंद या नापसंद न करें, बल्कि वो बात किसने कही इसके आधार पर उसके प्रति अपना कोई मत निर्मित करें। यही तो रेसिज्म है, यही तो नस्लवाद है। और कम से कम हम नस्लवाद इससे पीड़ित रहे, इसलिए हमें उसका आचरण नहीं करना चाहिए। हमने आपसे चर्चा की थी उस समय कि जब ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए थे, कि ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर होने पर हम खुशी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ऋषि सुनक ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और न उन्हें करना चाहिए कि वे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हुए इंग्लैंड के हितों के विपरीत हिंदुस्तान के हितों को प्राथमिकता दें। ये करना भी नहीं चाहिए और हम भी नहीं करेंगे।
ठीक है, और ना ही वे ऐसा करेंगे। फिर हम खुश क्यों हैं? तो हमने आपसे कहा था कि ऋषि सुनक की जीत नस्लवाद की हार है। वो इंग्लैंड जिसने हमें शासन करने योग्य या शासन के निर्णयों में भागीदारी करने योग्य सिर्फ इसलिए नहीं माना कि हमारी चमड़ी उनकी तरह गोरी नहीं थी, और लंबे समय, एक लगभग 200-300 साल हम उनके गुलाम रहे, और हमें उनसे शासन और सत्ता के अधिकार लेने में जो संघर्ष करना पड़ा है, जिसे आप स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो जिसे आप स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में जानते हैं, वो बात इंग्लैंड में शायद स्वाभाविक ढंग से वहीं के लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली गई ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री होने के साथ। इसलिए हम खुशी मना रहे थे। हम खुशी इसलिए नहीं मना रहे थे कि ऋषि सुनक कोई हिंदुस्तान के हितों का ध्यान रखेंगे। हमारी जो खुशी मनाने की वजह थी वो ये थी कि नस्लवाद की हार हुई है। तो हम इस व्यवस्था को सिर्फ इसलिए नहीं नकार सकते कि यह व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है या पश्चिम के विचारकों द्वारा स्थापित है, लेकिन इसके कारण से हमें अपने मन में कोई हीन भावना ये भी नहीं पालनी चाहिए कि हमारे यहां कोई चिंतन नहीं हुआ। हमारे यहां भी इससे बेहतरीन और बहुत अच्छे चिंतन हुए, और ये जिस काल में सोच रहे हैं उससे हजारों साल पहले वो सारी बातें सोची जा चुकी। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है ताकि हम में कोई हीन भाव ना आए। बाकी हम रिजेक्ट नहीं कर रहे उनकी बात। तो राउत कहता है कि जो ओरिजिनल स्टेट है, उस ओरिजिनल स्टेट की कल्पना वो कांट की विचार पद्धति से कर रहा है, क्योंकि अनुभव निरपेक्ष जगत में ये तो तय है। जब आप सोचेंगे तो आपको अनुभव में आएगा कि भाई जब ओरिजिनल स्टेट रही होगी तो उसमें मनुष्य पृथ्वी पर आए होंगे। उनके आने की पद्धति क्या थी ये तो जीव विज्ञान निर्धारित करेगा, बायोलॉजी निर्धारित करेगी, वो हमारे अध्ययन का विषय भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मनुष्य जब आया पृथ्वी पर, उसके आने की प्रक्रिया क्या थी हमें नहीं मालूम, न वो हमारे अध्ययन का विषय है कि कैसे वो एक कोशिकीय प्राणियों से विकसित होता हुआ, ठीक है, स्तनपायी प्राणी के रूप में विकसित हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, वो उस विषय के लोग बताएंगे। लेकिन जब भी मनुष्य आ गया तो मनुष्य भिन्न भिन्न क्षमताओं का रहा होगा। ये आज मनुष्यों की कामों को करने की जो भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं उन्हें देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। आज भी किसी की रुचि मशीन कैसे काम करती है इसे जानने में है, तो किसी की रुचि सिद्धांत कैसे बनता है इसे जानने में है, किसी की रुचि सेवा कार्यों में इसमें है। ठीक है, तो मनुष्य की रुचियां भिन्न हैं, उसकी क्षमताएं भिन्न हैं, तो इसे देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ओरिजिनल स्टेट में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं रही होंगी। ठीक है, तो रॉल्स ने यही माना है। ओरिजिनल स्टेट के बारे में उन्होंने जो चिंतन किया है वो कांट के विचार पद्धति इसके द्वारा किया है, और उन्होंने जाना है कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं रही हैं, और उन्होंने मानव स्वतंत्रता और मानव गरिमा इसे विशेष महत्व दिया है। ठीक है, वे उपयोगितावाद के विरुद्ध हैं। इसने मिल और बेंथम दोनों का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि बेंथम और मिल दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं, और वे उपयोगितावाद को इस सामाजिक भलाई का माध्यम मानते हैं। हम लोगों की भी दशा कम से कम यही है। हम ये मानते हैं
कि अमुक चीज उपयोगी तो है ही नहीं, नष्ट हो भी गई तो क्या, ठीक है, नष्ट हो जाने दो, क्योंकि वो तो अनुपयोगी है। जो उपयोगी है वही सामाजिक भलाई का माध्यम बन सकता है, ये मान्यता तो हमारी भी है, और ये अधूरी मान्यता है, ठीक है, क्योंकि जो उपयोगी नहीं है आपकी दृष्टि में, उसके संबंध में सत्य बात सिर्फ इतनी है कि उसका जो उपयोग है वो आप नहीं जानते। अनुपयोगी तो कुछ है ही नहीं। जो अनुभव ने सिद्ध किया वो तो यह सिद्ध किया कि अनुपयोगी तो कुछ है ही नहीं। उपयोग और अनुपयोग दृष्टा की दृष्टि इस पर निर्भर है। आपको जो चीज उपयोगी नहीं लगती वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके उपयोग से परिचित नहीं हैं, इसलिए आपको वो अनुपयोगी लगती है, लेकिन इनफैक्ट वो उपयोगी ही है। और ये अनुभव सिद्ध कर रहा है। आज सांप को भी प्रोटेक्शन इसलिए मिल रहा है, आप मार नहीं सकते उसको, आपने मारा तो जल जाएंगे आप, जबकि वो आपको मार डालेगा। आप शेर मार नहीं सकते, वो आपको मार डालेगा, क्योंकि शेर उपयोगी है। पहले आप उसके उपयोग को नहीं जानते थे, ज्ञान का विस्तार हुआ और आज आप उसके उपयोग को जानते हैं। तो उपयोगी होना और अनुपयोगी होना यह सिर्फ ज्ञान के विकास की न्यूनतम और अधिकतम अवस्थाओं को शो करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो राल्फ कहता है कि ये जो मिल और बेंथम का उपयोगितावाद है ये ठीक नहीं है समाज के लिए, इसलिए वो विरोधी है उसका। वो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को देख रहा है और मानता है ये सामाजिक और आर्थिक विषमताएं उपयोगी हैं, इनको रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं रहेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा समाज। सब पढ़ाने ही लगेंगे तो अस्पतालों में नर्स का काम कौन करेगा, और नर्स का काम नहीं करेगा तो पढ़ने वाले कहां से आएंगे, और पढ़ाने वाले कहां से आएंगे, सब तो मर ही जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर तो ये बताकर चला जाएगा कि ड्रिप खत्म हो जाए तो लगा देना, डॉक्टर बैठा तो रहेगा नहीं। नर्स होगी नहीं तो ड्रिप खत्म हो जाएगी, लगाएगा कौन, ठीक है। तो नर्स उतनी ही उपयोगी है, वार्ड बॉय उतना ही उपयोगी जितना डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर और वार्ड बॉय की सामाजिक हैसियत और आर्थिक हैसियत, इसमें अंतर रहेगा। लेकिन जब अवसर की समता की बात आएगी, जब अवसर की समता उपलब्ध करानी होगी तो दोनों को उपलब्ध कराएं हम, ये हमारी ड्यूटी होगी, ठीक है। एज ए व्यवस्था के नियामक ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए राज सिद्धांत रहता है, वो कहता है कि अवसर की समता की दशाओं में तो पोजीशन ये होनी चाहिए कि अवसर जो स्थान है वो सबके लिए खुले रहे। अवसर की समता की दशा है तब तो स्थान सबके लिए खुले होने चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से कोई सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है और इसके कारण से अवसर इसे प्राप्त करने में उसे दिक्कत हो रही है, तो फिर उसे अंतर पीढ़ी न्याय इसे सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण और वरीयता ये मिलना चाहिए। यही तो रिजर्वेशन के आधार के तौर पर हमारे यहां सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, यही तो कहा है। वो कहता है सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जो हैं ये समाप्त नहीं की जा सकती और न समाप्त होनी चाहिए, दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मानव गरिमा है, मानव गरिमा इसका मतलब क्या हुआ कि मानव के रूप में आप हैं, इसके कारण से आप सम्मान के हकदार हैं। इसे मानव
गरिमा ये कहा जाता है, यानी वो सम्मान जिसकी मांग सिर्फ मानव होने के आधार पर की जा सकती है, वो मानव गरिमा होती है। आप मानव के अलावा कुछ हैं, इसलिए आपको सम्मान मिलना चाहिए। ये मानव गरिमा का परिचय नहीं है, ठीक है, सिर्फ कोई मानव है इसलिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। तो रॉल्स मानव गरिमा के सम्मान की बात करता है। रॉल्स स्वतंत्रता, मानव की जो स्वतंत्रता है उसके सम्मान की बात करता है। और चूंकि वो कांट की विचार पद्धति का अनुयायी है, इसलिए स्वतंत्रता के संबंध में भी उसके विचार कांट के विचारों जैसे ही रहेंगे। स्वतंत्रता के संबंध में भी वो कहता है कि एक अति विस्तृत स्वतंत्रता का नियम है, और वो अति विस्तृत स्वतंत्रता का नियम ये मांग करता है कि सभी की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को, जो सभी की स्वतंत्रता का अति विस्तृत नियम है, उससे संगतता बनाते हुए समायोजित किया जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार स्वतंत्र होना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर उसका कोई विपरीत प्रभाव ना आए। ठीक है, ये राल्फ कांट की विचार पद्धति का अनुयायी है तो इस ढंग से सोचेगा ही। और चूंकि सभी स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, इसलिए समानता का अधिकार यहीं से निकल आएगा। अब दो बातें आ गई, भाई सभी स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं तो समानता का अधिकार है इसके मतलब सबको। तो स्वतंत्रता और समानता ये दोनों आ गई। ऐसे ही कांट स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। फिर रॉल्स कहता है कि समानता स्वतंत्रता में तो होनी चाहिए, मानव गरिमा इसमें भी समानता होनी चाहिए। अर्थात मानव गरिमा इस बात की मांग कर रही है कि अवसर अगर समान है सबके लिए तो वे समान रूप से सबके लिए खुले हों, लेकिन अवसरों की अगर समता नहीं है तो न्यूनतम बचत का सिद्धांत, यह भी खूब पूछा जाता है कि रॉल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये न्यूनतम बचत का सिद्धांत ये किसका है? तो न्यूनतम बचत का जो सिद्धांत है उससे अंतर पीढ़ी न्याय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और वो ये कहता है कि जहां अवसर की समता नहीं है वहां सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कायम रखते हुए, क्योंकि उन्हें नष्ट करना समाज के लिए ठीक नहीं होगा, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि वे रहें, खत्म नहीं करना है, सबको डीएम नहीं बनाना है, सब प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त नहीं होते हैं। हमें डीएम बना दो हम बेवकूफ हैं डीएम के तौर पर, क्योंकि डीएम के तौर पर ऐसा प्रशासक चाहिए जो लोगों के नाटकों से बहुत प्रभावित न हो, ठीक है, जो इस बात का अन्वेषण कर सके कि उसके सामने आया हुआ व्यक्ति वाकई जरूरतमंद है या नाटकबाज। अधिकारी के सामने तो सब बेचारे हो जाते हैं, लेकिन जब वे अपनी स्वाभाविक दशा में होते हैं तब वे बेचारे कतई नहीं होते हैं। एक जाएगा दूसरे को पीटेगा और जो पीटेगा वो थोड़ा सरल आदमी होगा, वो अधिकारी के सामने अपनी इतनी कुशलता से अपनी बात नहीं रख पाएगा जितनी कुशलता से पीटने वाला रखेगा। और अगर अधिकारी भावुक है, भावनाओं में बहता है, तो वो पीटने वाले के साथ ही अन्याय कर देगा, पीटने वाला यही दोषी उसकी नजर में हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त नहीं होता। प्रशासन का यह नियम होता है, शासन का यह नियम होता है कि मामलों को लंबित बनाए रखो, क्योंकि समय के साथ
वास्तविकता प्रकट होती है, ये भी सही है। वास्तविकता तब प्रकट होती जब थोड़ा समय गुजरे, लोग अपनी मूल दशाओं में वापस आए, तब पता लगता है गलती किसकी थी। एट द स्पर ऑफ मोमेंट अगर आप डिसीजन करेंगे तो गलतियां पता नहीं लगती। इसलिए प्रशासनिक क्षमताएं अलग हैं। यही राउत कहता है कि हम अवसरों की समता अगर है तब तो अवसर सबके लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर खोल देंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक विषमताएं अगर हैं तो डेफिनेटली अवसर सबके लिए, ठीक है, उस सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण समानता के स्तर पर उपलब्ध नहीं होंगे। ये तय बात है। हमने आपसे कहा, जब हम लोगों ने रिजर्वेशन पर जब जब बात की है तो हमने कहा है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, जिसमें उसका अपना कोई दोष नहीं, कोई किसी जाति में पैदा हुआ, ये उसके बच की बात तो नहीं है कि वो किस जाति में पैदा होने का विकल्प चुनेगा। तो बस पैदा हुआ, इसमें उसका दोष क्या है। और जाति, इसमें जन्म लेने के कारण पैतृक तौर पर उसे कोई काम मिल गया, ठीक है, तो उस काम को करने के कारण भी उसकी दशा को निम्न ये नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन समझा जाता है। तो फिर एक व्यवस्था के नियामक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि सामाजिक आर्थिक विषमता इसे हम खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि खत्म किया तो वो काम कौन करेगा, ठीक है, और वो काम भी जरूरी है समाज के विनियमन के लिए। तो सामाजिक आर्थिक दशा ये विषम रहे, ये भी जरूरी है, लेकिन जो वो काम कर रहा है उस काम को करने के कारण या उस सामाजिक और आर्थिक हैसियत में होने के कारण अवसर की समता ये अगर किसी को उपलब्ध नहीं हो रही तो उसे उपलब्ध कराना राज्य का काम है। इसलिए जॉन रॉल्स ने यह कहा कि न्यूनतम बचत के सिद्धांत के अनुसार उन दशाओं में जबकि अवसर समता के स्तर पर सबको उपलब्ध बराबर से नहीं है, उन दशाओं में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए और वरीयता के सिद्धांत इस प्रकार विकसित किए जाने चाहिए कि अवसर सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के बने रहते हुए भी सबको उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार से व्यवस्था निर्मित करनी चाहिए, ये कहा है जॉन रॉल्स। और उन्होंने कहा कि ये जो वरीयता के सिद्धांत बनाएगा, निश्चित करेगा व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति स्वयं में निष्पक्ष होना चाहिए। अब निष्पक्ष होगा कैसे, ये समस्या है। तो उनका निष्पक्षता युक्ति परकता इससे उत्पन्न होती है। अगर आप रीजनेबल बात करेंगे तो निष्पक्ष होगी ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निष्पक्ष बात करें और वो अनरीजनेबल हो, ये संभव नहीं है। यही अनुच्छेद 14 की व्याख्या में आया कि मनमानापन निरंकुशता का विरोध, ठीक है, वो सॉरी मनमानापन निरंकुशता को उत्पन्न करता है और युक्ति संगतता ये मनमानेपन की विरोधी है। इसलिए अनुच्छेद 14 युक्ति संगतता को अपने में समाहित करता है, ये माना जाता है, क्योंकि युक्ति परकता ये, ठीक है, निष्पक्षता को उत्पन्न कर ही देगी। तो उन्होंने कहा वो जो वरीयता के सिद्धांतों को निश्चित करे उसे कैसा होना चाहिए, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। और वरीयता के सिद्धांतों को स्थापित करते समय वो युक्ति परकता से अगर काम लेगा तो जो वरीयता के सिद्धांत निश्चित होकर आएंगे वे निष्पक्ष ही होंगे। जैसे आपने इंदिरा साहनी केस देखा है, भाई रिजर्वेशन पर तो वही मान रहे हैं सबसे ठीक, और उसमें जो युक्ति, ठीक है, वरीयता के सिद्धांत निश्चित किए गए वो युक्ति परकता के साथ निश्चित किए गए, इसलिए बिल्कुल
ठीक दिखाई देता है, वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती इंदिरा साहनी में। उन्होंने कहा है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए उन्हें क्रीमी लेयर के तौर पर बाहर कर देना चाहिए रिजर्वेशन। एक ट्रिब्यूनल बननी चाहिए, एक आयोग बनना चाहिए जो ये देखे कि कौन सी जातियां शामिल की जाए और कौन सी जातियों ने रिजर्वेशन का लाभ पर्याप्त पा लिया है, उनको बाहर कर दिया जाए। और जातियों से विपरीत वर्ग है, जाति चूंकि वर्ग भी होती है इसलिए जाति है, अन्यथा जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, उनको बाहर कर दीजिए। उस जाति में भी, यानी उस वर्ग में भी जो सक्षम हो गए उन्हें बाहर करिए। कुछ सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र हैं जो एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इससे संबंधित है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। और धीमे धीमे ऐसी सेवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो एक युक्तिपरक और निष्पक्ष बात की है उसमें, ठीक है। कहा प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं, हालांकि बाद में 16(4)A और 16(4)B ले आए, लेकिन वो केवल SC ST के लिए लाए हैं, वो OBC के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जॉन रॉल्स की बात सही दिखाई दे रहा है। उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं, एक स्वतंत्रता से संबंधित है और दूसरा समता से संबंधित है। और ये उचित बचत का सिद्धांत जो है, ये समता के सिद्धांत इसी से संबंधित है। स्टेमलर भी आपसे खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेमलर ने भी दो सिद्धांत दिए, भागीदारी का और सम्मान का। इन्होंने भी दो सिद्धांत दिए, एक स्वतंत्रता का और दूसरा समता का। समता के सिद्धांत में न्यूनतम बचत का सिद्धांत ये शामिल है, और न्यूनतम बचत का सिद्धांत कहता है कि अवसर की समता की दशाओं में अवसरों का समायोजन इस प्रकार होना चाहिए कि वो सबके लिए खुले हों। लेकिन अगर अवसर की समता सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विषमता आड़े आ रही है, तो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि वे दोनों हों। ये भी कहा है वो दोनों हों, लेकिन उन्हें वरीयता के सिद्धांतों के हिसाब से इस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिए कि वह न्यूनतम लाभ की स्थिति वालों के लिए सर्वाधिक लाभ की स्थिति उत्पन्न कर दें। इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम लाभ की स्थिति में जो है सामाजिक और आर्थिक हैसियत में वो अधिकतम लाभ की स्थिति में आ जाए। और ऐसा करेंगे कैसे? एक रीजनेबल आदमी वरीयता के सिद्धांतों को अगर निश्चित करेगा, ठीक है, तो निष्पक्ष ढंग से ऐसा किया जा सकेगा कि जो न्यूनतम लाभ की स्थिति में लोग हैं तो अपनी सामाजिक और आर्थिक दशाओं के कारण वे अधिकतम लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। और ये इंदिरा साहनी में करके दिखाया गया है, NM थॉमस में ये करके दिखाया गया है। और उनका कि जब युक्तिपरकता से काम लिया जाएगा तो निष्पक्षता आएगी। जो प्रथम सिद्धांत है उनका वो स्वतंत्रता से संबंधित है। और स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है, क्योंकि यानी स्वतंत्रता किस किस चीज में स्वतंत्रता चाहते हैं जॉन रॉल्स। तो आपका सबसे पहले वो जो अनुच्छेद 19 में है, यानी राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। वो जो अनुच्छेद 27 में है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये होनी चाहिए, ठीक है। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ये होनी चाहिए। और वो जो 21 में है, 22 में है, 23 में है, 24 में, यानी गरिमा, मानव गरिमा को सुनिश्चित करना, ये होना चाहिए। और समानता में न्यूनतम बचत का सिद्धांत, दो ही सिद्धांत है उनके। और दूसरा सिद्धांत प्रथम के अधीन है, वरीयता प्रथम सिद्धांत को है, ठीक है। अगर दोनों में संघर्ष हो तो फिर प्रथम सिद्धांत को वरीयता ये दी जाएगी। तो इस ढंग से जॉन रॉल्स ने अपना विचार ये प्रकट किया है, ठीक है। जॉन रॉल्स मॉडर्न थिंकर है। और जो अमेरिका इसकी व्यवस्था है
इसमें भी रिजर्वेशन हमारे यहां जैसे वैसे ब्लैक लोगों के लिए रिजर्वेशन, अश्वेत लोगों के लिए रिजर्वेशन, इसकी बात हुई है। तो इसलिए उन्होंने अंतरपीढ़ी न्याय इसकी बात की है। और जॉन रॉल्स इसीलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि उनके प्रिंसिपल के आधार पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट किया आता है। तो ये जॉन रॉल्स। अब नेचुरल स्कूल जो बचे शेष वो कौन से? नवथामिस्ट और मूल्यपरक विचारक। नवथामिस्ट प्रमुख रूप से कौन है? जीन डॉबिन और जेम्स फिनिस। और नवीन मूल्यपरक विचारक कौन से? एडमंड काहन। ठीक है, और आपका काहन फुल्लर ये है शायद। ठीक है, और आपका न्यूनतम नैतिकता इसकी बात भी की है हार्ट, नॉर्थरॉप और जेरोम हॉल, इन्होंने। तो जो नवथामिस्ट विचारधारा है इसमें दो लोग हैं, जीन डॉबिन और जेम्स फिनिस। आपको सबसे पहले थॉमस एक्विनास, उनकी बात को याद कर लेना चाहिए। थॉमस एक्विनास ने कहा था कि एक शाश्वत विधि है, और शाश्वत विधि क्या है? ईश्वरीय योजना। वो सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है, उसकी कुछ झलक वो कुछ भाग में धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त हुई है। और धर्मशास्त्रों में जो अभिव्यक्त हुई वो शाश्वत विधि का भाग है, लेकिन उसे उन्होंने ईश्वरीय विधि अलग नाम दिया है। और उनके हिसाब से जो प्राकृतिक विधि है ये शाश्वत विधि की झलक जो आदमी के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे उन्होंने कहा है ये रिफ्लेक्शन जो शाश्वत विधि का मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहा है वो रिफ्लेक्शन प्राकृतिक विधि है। उस रिफ्लेक्शन को राज्य की सकारात्मक विधि में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ऐसा एक्विनास का मत है। ठीक है, तो उन्होंने जो शाश्वत विधि है वो दो जगह पर प्रकट मानी है, एक मनुष्य के मस्तिष्क में जिसे उन्होंने प्राकृतिक विधि कहा, और दूसरा धर्मशास्त्रों में जिसे उन्होंने ईश्वरीय विधि कहा है। लेकिन पूरी शाश्वत विधि न तो मनुष्य के मस्तिष्क में परावर्तित होती है और न ही धर्मशास्त्रों में। पूरी शाश्वत विधि सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है। तो चूंकि ईश्वरीय विधि और रिफ्लेक्शन जो मनुष्य के मस्तिष्क में प्राकृतिक विधि के तौर पर उत्पन्न हुआ ये शाश्वत विधि का भाग है, इसलिए मनुष्य को अपनी विधि यानी मानव निर्मित विधि इन्हीं दो विधियों के आधार पर निर्मित करनी चाहिए राज्य की सकारात्मक विधि के रूप में। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि मनुष्य के मस्तिष्क में रिफ्लेक्शन जरूर है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्या है? तो थॉमस एक्विनास ने उत्तर दिया था कि जब हम सोचते हैं युक्ति संगत ढंग से, क्योंकि युक्ति या विवेक का तत्व ईश्वरीय तत्व है, तो वो जब उस ढंग से आप युक्तिपरक ढंग से सोचेंगे तो शाश्वत विधि की जो झलक आपके मस्तिष्क में आएगी वो डेफिनेटली ईश्वरीय योजना ही होगी, और उसी को उन्होंने प्राकृतिक विधि कहा। तो उन्होंने कहा जब युक्तिपरक ढंग से हम सोचते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है कि जो भला है वो किया जाना चाहिए और जो भला नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। ये बात पैदा होती है। इसका मतलब प्राकृतिक विधि का मूल मंत्र यही है कि जो भला है वो किया जाए और जो अन्यायपूर्ण है वो बुरा है और उसे छोड़ दिया जाए। इसी को उन्होंने नैतिक कहा है। यही नैतिकता है कि जो भला है वो किया जाए, जो अन्यायपूर्ण है गलत है छोड़ दिया जाए। भला क्या है? अब अगला सवाल पैदा होता है अन्यायपूर्ण क्या है? तो थॉमस एक्विनास ने अपने थॉट प्रोसेस में ये कहा था कि जब आप ये सोचेंगे कि भला क्या है तो आप पाएंगे कि भला वो है जिसके प्रति मनुष्य का सहज लगाव है। ठीक है, सहज लगाव है। सहज लगाव किस ओर है? तो सहज लगाव उसका है
ठीक है, मिलजुल कर रहने से, यानी मिलजुल कर, ठीक है, रहने में जो बातें समस्या उत्पन्न करती हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अन्यायपूर्ण है, अनैतिक है। ठीक है ना, मनुष्य में सहज लगाओ, ठीक है, आपका उन विशिष्ट ध्येयों के लिए पाया जा रहा है जिनके लिए वो दुनिया में आया है, उनमें कंटिन्यूएशन, संतति का, ठीक है, कंटिन्यूएशन ये भी है। तो उसके लिए विवाह जैसी संस्थाएं उत्पन्न किया जाना भला है। और अगर थॉमस एक्विनास के हिसाब से चलेंगे तो लिव इन फिर कहना पड़ेगा, अन्यायपूर्ण है, अनैतिक है, अगर थॉमस एक्विनास के हिसाब से चलेंगे। या तो लिव इन में फिर आप बच्चों की सुरक्षा और उन सारी चीजों को शामिल करिए, तब तो फिर बात देखेंगे आगे। उसमें सौंदर्यानुभूति है, यानी सत्य जानने की इच्छा है, जिसके कारण वो धर्म और दर्शन इसे उत्पन्न कर रहा है, शिक्षा को उत्पन्न कर रहा है। तो इनके विकास की दशाओं को सुनिश्चित करने वाले नियम ये बनाना भला है, और इसके विरोध में काम करना ये अनैतिक और अन्यायपूर्ण है। ये थॉमस एक्विनास का थॉट प्रोसेस है। अब चूंकि ये लोग नव थॉमिस्ट हैं, कौन, जीन डॉर्विन और आपका जेएम फिनिस, ये नव थॉमिस्ट हैं। तो मूल रूप से ये भी ये कहेंगे कि जो भला है वो किया जाना चाहिए, और भला क्या है, वो मनुष्य के स्वभाव में सहज लगाव जिन चीजों के प्रति पाया जा रहा है वे ही भली हैं। उन्हें लागू कैसे किया जाए इस पर मत भिन्नता, या इस पर ये थॉमस एक्विनास से आगे की बात करेंगे, इसलिए नव थॉमिस्ट कहलाएंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि नव थॉमिस्ट और मूल्यपरक सिद्धांत दोनों को खत्म करें, देख लेंगे, कल बात करें।